हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूल योर स्टॉक। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में, जो कि एक हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है, जिसकी वजह से आप जैसे लोग और मेरे जैसे लोग सिर्फ इसको बाय कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता एक वाइज डिसीजन है। क्यों, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक रीजन सबसे पहले मैं बता दूं, आज से लगभग 2.5-3 साल पहले, जब कोविड के बाद कंपनी का काम बिल्कुल मंदा पड़ा था, इकोनॉमी एकदम मंदी पड़ी थी, तब कंपनी ने क्या किया, जब इनका भाव था 85 रुपीज, इन्होंने एक ऑफर दिया, यानी कि डीलिस्टिंग का ऑफर। ये चाहते थे कि ये अपनी कंपनी को डीलिस्ट करा लें। क्यों? क्योंकि इनको पता था आगे जाके इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो 85 रुपीज का शेयर ना 85 का नहीं रहेगा, ये बहुत आगे जाएगा। तो इनको ये बात पता थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कहा कि हम इस शेयर को 86 रुपीज पे डीलिस्ट करना चाहते हैं। बट ऐसा हो ना सका। ऐसा क्यों ना हो सका? क्योंकि जब आपको अपनी कंपनी डीलिस्ट करनी है, तो 90% शेयर होल्डर्स का अप्रूवल, यानी कि उनकी यस चाहिए आपको, जो कि हुई नहीं। बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास, जिनके पास ये शेयर था, LIC जैसे इन्वेस्टर्स के पास, उन्होंने कहा यार 320-330 रुपए के भाव पे अगर आपको ये कंपनी डीलिस्ट करनी है ना, तो कर लो, लेकिन उससे कम भाव पे हम ये कंपनी को डीलिस्ट नहीं होने देंगे। ये एक रीजन था। उस टाइम पर ये कंपनी डीलिस्ट नहीं हुई। हालांकि एक जेन्युइन कंपनी क्या करती, अगर आपको अपना शेयर सस्ता लग रहा है ना, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे लग रहा है, तो आप एक शेयर होल्डर्स का अच्छा सोच के एक प्रीमियम देते मार्केट में और अपने शेयर को टेंडर ऑफर के थ्रू बाय करते, जो कि विप्रो और इन्फोसिस जैसी कंपनियां करती हैं, बाय बैक करती हैं। लेकिन इस कंपनी ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या दिमाग लगाया, सारा प्रॉफिट्स हमारी जेब में जाना चाहिए, इन्वेस्टर्स, बाकी जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका हमको नहीं सोचना है। यही एक, तब से मेरे को इस कंपनी को लेके एक नेगेटिव परसेप्शन बना ही हुआ है। क्यों ये कंपनी शेयर होल्डर्स के बारे में नहीं सोचती, सिर्फ अपने लिए ये कंपनी शायद डिविडेंड भी बांट रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वीडियो के अगले हिस्से में आप समझेंगे। लेट्स गो टू माई स्क्रीन नाउ। सबसे पहले मैं आपको वेदांता लिमिटेड का चार्ट दिखाता हूं। जब इसने 2021 में ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था, लेकिन वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली अगर आप देखेंगे ना, तो कंपनी में गिरावट ही आ रही है। ऑलमोस्ट ये अपने हाई से 50% करेक्टेड है। जब जहां मेजर स्कैम हो रहा है वहां पे चलते हैं इसकी बैलेंस शीट में। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं प्राइमा फेसी एक कंपनी, जहां पर आपको क्या क्या देखना चाहिए, जो कि इस कंपनी में वो टेक हो नहीं रहे हैं वो पॉइंट्स। सबसे पहले प्लेज परसेंटेज तो 100% है, यानी कि जो भी कंपनी के प्रमोटर्स के पास शेयर हैं वो गिरवी पड़े हुए हैं। ऐसी कंपनी में मैं जनरली पैसे नहीं लगाता। सेकंड थिंग, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.69, यानी कि 1.69 इज टू हाई। अगर जहां पे 0.50 से भी ऊपर होता है ना, मैं उस कंपनी में पैसे नहीं लगाता। तो डेब्ट टू इक्विटी भी इस कंपनी का बहुत हाई है, इसलिए आपको ऐसी कंपनी में पैसे लगाने ही नहीं चाहिए थे। अगर आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे ना, तो वो है 43% की। शायद यही एक रीजन होगा जो कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का मन करता होगा, लेकिन शायद जब आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो शायद वो भी नहीं करेगा। सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। 2020 में जब 85 रुपीज का शेयर था, जब इकोनॉमी बिल्कुल कोविड के बाद सब कुछ ठंडा पड़ा हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, जब इकोनॉमी रिवाइव होनी थी, तो ऑब्वियसली ये शेयर भी ऊपर जाना था। ये प्रोमोटर्स को पता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या गेम खेला, यार ऐसा करते हैं, ये डीलिस्टिंग का ऑफर दे देते हैं। डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हुई नहीं, क्योंकि उसके लिए 90% शेयर होल्डर्स की हाँ जी चाहिए थी। मतलब 90% शेयर होल्डर आपको राजी करने थे, बट वो हुए नहीं। उन्होंने जो अपना प्राइस दिया वो बहुत हाई था, 320-330 रुपए, और 85 का करंट मार्केट प्राइस था। तो कंपनी को डिलिस्ट करने का कोई मतलब नहीं बना, इसलिए प्रमोटर्स ने उस टाइम पे इसको डिलिस्ट किया नहीं। उसके बाद इन्होंने क्या गेम खेला, सबसे पहले अपने जो शेयर थे 50% इनके पास, वो बैंक को दे दिए गिरवी। अब वहां से जो पैसा आया, इन्होंने क्या किया, एडिशनल शेयर अपने परचेज करने शुरू कर दिए। आप देखेंगे 55.11, 55.11, 65.18, 65.18, 69.69, यानी कि 2020 सितंबर से दिसंबर 2021 तक कंपनी ने ओपन मार्केट से अपने ही शेयर्स परचेज किए हैं। और ये किस पैसे से परचेज किए हैं, ये उस पैसे से परचेज किए हैं जो कि इनको गिरवी रख के अपने शेयर को मिला। अब उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऑलमोस्ट पिछले 2 सालों में 60,000 करोड़ का डिविडेंड बांट दिया, जिनका 70% हिस्सा शेयर होल्डिंग का इनके खुद के पास है। तो 42,000 करोड़ तो गया इनकी जेब में।
लेकिन आप कहेंगे यार उससे हमें क्या, हमारी जेब में भी तो आया। ठीक है, आपकी जेब में आया, बट आप जब देखेंगे ना इसकी बैलेंस शीट की हालत और इसकी कैश फ्लोज की हालत, तो आपको लगेगा यार ये कंपनी तो बहुत ही खराब है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, 60,000 करोड़ में से 42,000 करोड़ इनकी जेब में आया। ठीक है, अब हुआ क्या उससे? उससे ये हुआ, इनको सबसे पहले उन्होंने बोरोइंग कितनी ली? 42,000 करोड़ के इस क्वार्टर में इन्होंने लोन लिया है। और इन्होंने रीपे लोन कितना किया है? जो कि इन्होंने पहले ले रखा है लोन, उसको रीपे किया है 29,000 करोड़। यानी कि कंपनी क्या कर रही है, 12-13 हजार करोड़ का इन्होंने एडिशनल लोन लिया है। क्यों? ताकि वो खुद की जेब में डिविडेंड डाल सके। ठीक है, ये होती है खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की निशानी। और उसके बाद अगर ये एडिशनल लोन ना लेते तो शायद इनको ये इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ता। अब उससे हुआ क्या, मोटा मोटा उससे ये हुआ, जब आप देखेंगे इनके रिजर्व्स देखेंगे ना, वो 65,000 करोड़ से हो गए 39,000 करोड़। यानी कि रिजर्व्स कम हो गए। और बोरोइंग्स में क्या हुआ? बोरोइंग्स आपने जैसे देखा 12-13 हजार करोड़ की बढ़ गई। अब ये कंपनी ऐसा कब तक कर सकती है? आप मुझे एक बात बताइए, कब तक ये लोन ले लेके आपको डिविडेंड बांटेंगे? कितने टाइम तक ये डिविडेंड जो पे कर रहे हैं वो सस्टेनेबल है? मुझे तो नहीं लगता आने वाले 1 साल तक भी लगातार ये कंपनी आपको इतना डिविडेंड दे पाएगी। मुझे बहुत बड़ा डाउट है उसके ऊपर, इतना दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। और अगर इन्होंने ये डिविडेंड ना बांटा होता तो उससे क्या हो सकता था? उससे क्या हो सकता आइए जानते हैं। देखिए, इनकी थी 53,583 करोड़ की बोरोइंग। ठीक है, इन्होंने डिविडेंड कितना पे किया आपको? 41,000 करोड़। यानी कि अगर ये इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड, ये कंपनी ये सोचती कि हम अपना कर्जा उतार देते हैं, यानी कि सिर्फ 53,000 में से अगर 41,000 करोड़ का कर्जा चला जाता ना, तो वो सिर्फ 12,000 करोड़ का डेप्ट रह जाता, वो भी आने वाले क्वार्टर्स में क्लियर हो जाता। यानी कि एक डेप्ट फ्री कंपनी बन सकती थी। बट ऐसा इन्होंने किया नहीं। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि सब अपने बारे में सोचते हैं, आपके लिए कोई भी यहाँ पर नहीं सोचता। इसलिए आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। इसलिए ये बहुत जरूरी है। तब इन्होंने क्या किया, 53,000 का जब इनके पास बोरोइंग थी, तो ये रीपे करके से इसको सिर्फ 12,000 करोड़ पे ला सकते थे। और उससे क्या होता, उससे एक और चीज होती, उससे ये होता, जो इन्होंने इंटरेस्ट पे करा है ना, जो इन्होंने इंटरेस्ट पे करा है 5500 करोड़ का, वो भी इनके एग्जिस्टिंग प्रॉफिट में ऐड होता। क्योंकि जब आपकी बोरोइंग्स ही नहीं है, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो भी ऐड होगा। 12,000 करोड़ प्लस 5-6 हजार करोड़, आप लगभग 18,000 करोड़ के मुनाफे में होते 12,000 करोड़ की जगह, और आपकी कंपनी भी डेट फ्री होती। ये इसका इम्पैक्ट हो सकता था। और आगे जाके इस प्रॉफिट्स को कंपनी अपने आप को कैपेक्स करने के लिए या किसी भी चीज के लिए यूज कर सकती थी। बट ऐसा कंपनी ने किया नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे हमेशा से एक डाउट रहा है। और वही ये कंपनी लगातार ऐसी ऐसी चीजें कर रही है जिससे शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी फायदा नहीं होता। ऐसे में आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इनकी एक डील होने वाली थी फॉक्सकॉन के साथ, जो कि हुई नहीं। उसके पीछे उन्होंने तर्क क्या दिया? उन्होंने कहा जो इनके बैलेंस शीट की हालत है ना, अगर कल को कमोडिटी के प्राइसेस गिरते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो हो सकता है कंपनी इस स्थिति में भी आ जाए कि अपने डेप्ट को रिपे ना कर पाए। अगर ये डेप्ट में डिफॉल्ट करते हैं, अगर अपना लोन टाइम पर नहीं देते हैं, तो होगा क्या, जो उनके प्लस शेयर पड़े हैं ना 100%, तो ये आ जाएंगे मार्केट में बिक्री के लिए। अगर ये मार्केट में बिक्री के लिए आ जाएंगे ना, तो कितना बड़ा ये सेलिंग प्रेशर इस शेयर पे बना सकते हैं, आप सोच सकते हो। तो इसलिए मुझे लगता है सिर्फ डिविडेंड के लालच में आके आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अगर आपको कोई अच्छी कंपनी देखनी है, ये सिर्फ एक एडवाइस है। जो भी डिसीजन लें अपनी खुद एनालाइज करें, अपनी अपनी मर्जी से लें, किसी और से पूछ के ना लें। सिर्फ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लें। जो कंपनी लगती है मुझे अच्छी है सिक्लिकल स्टॉक में, यानी कि मुझे लगता है कि वो है जेएसडब्ल्यू स्टील, तो मुझे लगता है आपको वो कंपनी देखनी चाहिए। वेदांता में जस्ट एक डिविडेंड के यील्ड के चक्कर में अगर आप इसमें बाय करते हैं, तो मुझे लगता है वो समझदारी वाला डिसीजन है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी, पसंद भी आई होगी। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना कीमती सुझाव दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।